नमस्कार, भारत माता की जय। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है और क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ऑफिशियल हिस्सा है जो आर्थिक मुद्दों के ऊपर लगातार आवाज उठाता आया है। तो ऐसे में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संघ का और स्वदेशी जागरण मंच का स्वदेशी से रिलेटेड क्या उनका विचार है, किस तरीके से ये पूरी जर्नी शुरू हुई और क्या स्वदेशी विचार? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच संघ के स्वयंसेवकों द्वारा संघ की प्रेरणा से शुरू किया गया एक मंच है और हम लोग जानते हैं कि संघ 1925 में बना और उसका मूल उद्देश्य देश को, राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का है। स्वदेशी का जो विचार है वो संघ के विचार में निहित है। मैं तो कई बार कहता हूं कि संघ और स्वदेशी एक ही है। संघ स्वदेशी का प्रतीक है। संघ का यह मानना है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रारंभ से ही संघ ने स्वदेशी को अपना एक मूल मंत्र माना। जब आज़ादी मिली तो उस समय पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो आर्थिक नीतियां बनी, उन्होंने भी कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन उस आत्मनिर्भरता में उन्होंने देश के युवा को छोड़ दिया, देश के निजी क्षेत्र को छोड़ दिया, यह कहकर कि ये सामर्थ्यवान नहीं है, ये ना तो इनके पास पैसा है, ना सामर्थ्य है, ना रिस्क लेने की एबिलिटी है। तो ऐसे में देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और उसके लिए केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार ही सब काम करेगी तो ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। संघ ने इसका विरोध किया। पंडित दीनदयाल जी ने 2 प्लान्स करके एक पुस्तक भी लिखी और ये बताया कि यदि हम देश में उद्यमिता को छोड़ देते हैं और उद्यमिता को प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। सबने देखा कि किस प्रकार से वो आर्थिक नीति असफल हुई और देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया 1991 में जब देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उस समय एक सरकार जो थी उन्होंने राव साहब के, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में वो सरकार थी और उन्होंने एक नीति जो बनाई, नई आर्थिक नीति, और उसमें कहा कि जो भी विकास होगा अब विदेशियों के द्वारा किया जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, वो पूंजी लाएंगी, वो टेक्नोलॉजी लाएंगी और देश का विकास होगा। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच का जन्म हुआ और ये बताया स्वदेशी जागरण मंच ने कि विदेशों पर निर्भर रह करके कोई भी देश विकसित नहीं हुआ है। ये जो WTO है, ये जो वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, ये जितनी भी तमाम बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, ये भारत के शोषण के लिए ऐसे तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपना भला कर सकें और वो बात सिद्ध भी हुई। उन्होंने हमारे देश के पेटेंट कानूनों को बदलवाया, IPR कानूनों को बदलवाया, देश के में उनकी पूंजी आ जाए इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की। उन्होंने ये भी व्यवस्था की कि कैसे हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केट भी खुल जाए। ऐसे तमाम प्रयास उनके द्वारा किए गए और फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ तो, जो GDP ग्रोथ तो दिखाई देती है, लेकिन असमानताएं, गरीबी वो बरकरार रही। तो स्वदेशी जागरण मंच ने उस समय भी कहा और अभी भी ये बात उस पर अडिग है हम लोग कि आत्मनिर्भरता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और हमें प्रसन्नता है कि 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य को रखा और वर्तमान में 2025 में
जब हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी आज आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी की निरंतर बात कर रहे हैं, आह्वान दे रहे हैं। हमारा ये मानना है, और ये बात प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं, परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी कहा, दूसरे देशों पर निर्भर रह करके हम कभी भी देश का विकास नहीं कर सकते। 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। आज हम देख रहे हैं कि चीन ग्लोबल वैल्यू चेन्स को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको हथियार बना रहा है कि हम आपको ये सामान नहीं देंगे, हम आपको ये सामान नहीं देंगे। और हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल न मिलने के कारण हमारे कई उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। जो चिप्स हैं, जिसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, वो नहीं मिलने के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुश्किल में आई हुई है। उसी प्रकार से आज अमेरिका भारत पर तमाम प्रकार के जो टैरिफ्स लगाने की कोशिश कर रहा है, हमारे H1B वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमें समझ में आता है कि विदेशियों पर निर्भर रह करके देश का विकास नहीं हो सकता। देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देश को बराबरी के आधार पर दूसरे मुल्कों के साथ संबंध बनाने होंगे, आयात और निर्यात करना होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम आयात और निर्यात बंद कर दें, हम दूसरे देशों के साथ व्यवहार बंद कर दें। व्यवहार हम करते रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर निर्भर रह करके, ताकत के आधार पर। आज हम देख रहे हैं कि भारत प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया में एक ताकत बन गया है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम एक विश्व में एक मजबूत देश हैं। और आज अगर अमेरिका को भी अंतरिक्ष कक्षा में कोई अंतरिक्ष यान उतारना होता है तो भारत की मदद लेता है। आज हम टेलीकॉम के क्षेत्र में हमने देखा कि कैसे 5G पूरे 5G बन गया है और 4G पूरे देश में रोल आउट हो गया है। पेमेंट के क्षेत्र में आज हमारा UPI तमाम प्रकार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो संघ और स्वदेशी इसी बात को बार बार कहते रहे हैं। जब पूरी दुनिया भूमंडलीकरण का गुणगान कर रही थी, उस समय देश की सड़कों पर डंकल ड्राफ्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। घर घर में जाकर के स्वदेशी विदेशी की सूचियां बांटी जा रही थी। और आज पूरा देश कह रहा है कि जो बात 1991 से लेकर अब तक स्वदेशी जागरण मंच कहता रहा है, और आज हमें उसी पर ही आना होगा। वही बात सही थी। बहुत सुंदर सर। तो इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मंच से पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व में जो भारतीय, सबको आह्वान दिया कि आप स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी पे गर्व कीजिए। तो ऐसे में उनका एग्जैक्टली मैसेज क्या है सर, कि स्वदेशी क्या है और उसको किस तरीके से हमें अपनाना चाहिए? देखिए, पूरे लगभग 30-35 साल से एक प्रकार से जो पूरे विश्व को हिप्नोटाइज कर लिया था शायद, जैसे भूमंडलीकरण के विचार ने। कोई अखबार उठा लो तो भूमंडलीकरण, कोई किसी का विचार सुन लो तो भूमंडलीकरण। दुनिया एक गांव की तरह है। हमने दुनिया में सभी प्रतिबंधों को समाप्त करना होगा, सभी रोक टोक को हटाना होगा, सभी चीज़ों के आयात और निर्यात पर को खुली छूट देनी होगी। विदेशों से पूंजी आए, विदेशों से टेक्नोलॉजी आए, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसी के माध्यम से देशों का विकास होगा। ये बात समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने देखा कि भूमंडलीकरण के इस दौर में हमारे देश के कानूनों तक को बदलवा दिया गया। हमारे देश का पेटेंट कानून बदल गया। जो पहले हम अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे, कानून बदले। कुछ हद तक विदेशियों के हाथ में वो ताकत चली गई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा मजबूत कर दिया गया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज अमेरिका हमारे यहाँ से लगभग $20 बिलियन तो केवल रॉयल्टी
और टेक्निकल फीस के नाम से ले जाता है। भूमंडलीकरण का ये भी परिणाम हुआ कि चीन जो WTO में काफ़ी देर के बाद आया, 2001 में आया, लेकिन जब से चीन ने WTO की सदस्यता ग्रहण की, उसने पूरी दुनिया के बाजारों पर कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया के उद्योगों को तहस नहस कर दिया। केवल भारत के उद्योग तहस नहस हुए ऐसा नहीं, अमेरिका, यूरोप, बाकी सब मुल्क भी धीरे धीरे करके उनका जिसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था आज़ादी से पहले, और एक नया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने आज़ादी के बाद देखा, खास तौर पर 2001 के बाद। उसके बाद चीन के पास चूंकि कुछ ऐसे ताकत आ गई थी कि अब वो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में आगे बढ़ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। API के अंदर वो आगे बढ़ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे चीज़ों में, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे कुछ खास तरह की मशीनरी, जिसकी वजह से एक ऐसा समय आ गया कि उन्होंने API की कीमत 4 से 13 गुना बढ़ा दी। हम अपने देश में अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मुश्किल महसूस करने लगे, और पूरी दुनिया में दवाइयाँ महंगी होने लगी। यानी इस ग्लोबल वैल्यू चेन जिसकी दुहाई दी जाती है भूमंडलीकरण में, उसको वेपनाइज कर लिया गया, उसका हथियारीकरण कर लिया। उसी प्रकार से अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने स्विफ्ट जो एक पेमेंट सिस्टम है उसको वेपनाइज कर लिया कि अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो हम आपको स्विफ्ट से बाहर कर देंगे, आप दुनिया में कभी भी व्यापार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लेन देन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्विफ्ट के माध्यम से ही सब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है। डॉलर को वेपनाइज कर लिया। तो ऐसे ग्लोबल वैल्यू चेन वेपनाइज हो गई, डॉलर वेपनाइज किया गया, और तमाम प्रकार की जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको वेपनाइज किया। तो ऐसे में अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि भूमंडलीकरण ही सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें स्वदेशी की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने भी यही बात कही है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों पर डिपेंड होकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होगा, व्यवहार करना होगा, लेकिन अपने आधार पर करना होगा, मजबूती से करना होगा। तो इसलिए स्वदेशी का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व के द्वारा जो दिया गया है, उसका सीधा सीधा कहना यही है कि हम अपने देश में उन तमाम चीज़ों को बनाना शुरू करें और जिन पर हम दूसरे मुल्कों पर निर्भर हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs, डिफेंस इक्विपमेंट्स, पेमेंट सिस्टम्स, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और उनकी खनन, ये सारी चीज़ें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे मुल्कों के साथ इसके लिए एक समझौते करें, उनके साथ कोऑपरेशन करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस कारण से परेशान है। तो इसलिए इन सब प्रयासों को करना होगा और देश को इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना होगा कि कोई भी देश हमें ब्लैकमेल ना कर सके, जो आज चीन करने की कोशिश कर रहा है और आज टैरिफ बढ़ा करके जैसे ट्रंप साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि स्वदेशी अपनाए। स्वदेशी किसी के खिलाफ नहीं, स्वदेशी का विचार एक सकारात्मक विचार है। स्वदेशी का विचार एक विचार है आत्मनिर्भरता का, विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करने का। जब कोई मुल्क ईमानदारी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं, तो ऐसे में हर देश को अधिकार है कि वो अपना अपना स्वदेशी करे। तो हम भी अपने स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और स्वदेशी का विचार भारत का एक सनातन विचार है, कोई आज का विचार नहीं है। हम हमेशा से आत्मनिर्भर थे, हम हमेशा से स्वदेशी को अपनाते रहे और स्वदेशी के आधार पर
हम इस देश को 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 8000 साल तक हम दुनिया के सिरमौर देश बने रहे। सर, तो 2014 से पहले भारतीय इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 के नाम से संबोधित किया जाता था। कहते थे कि भारत में पॉलिसी पैरालिसिस है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी काफ़ी बिगड़ चुका था। मगर पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है कि एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है। हम लोग अब फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में गिने जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि हम लोग 2030 तक एक विकसित भारत की तरफ, हम लोग अमृतकाल में हैं तो विकसित भारत की तरफ जाना चाहिए। तो पिछले 11 वर्षों में सर ऐसा क्या हुआ, कौन से स्टेप्स ऐसे मुख्यतः लिए गए कि हमने माइलस्टोन अचीव किया? देखिए, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की समाप्ति हुई और यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आ गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2004 तक हम विदेशों से आने वाले सामान पर एवरेज 24% का टैरिफ लगाया करते थे, क्योंकि हमें 50.2%, 50% से ज़्यादा एवरेज टैरिफ लगाने का अधिकार WTO के अंतर्गत है। लेकिन 2004 के एकदम बाद 2006 तक आते आते एवरेज टैरिफ 6% पर आ गया, मात्र 6% पर। आप समझ सकते हैं कि विदेशों से आने वाला जो सामान था, जो पहले $100 का सामान $124 में मिलता था, अब वो $100 का सामान $106 में मिलना शुरू हो गया। उसका स्वाभाविक असर ये हुआ कि अपने देश के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। चीन से आने वाला सामान इस बीच में 3000% उसका इंपोर्ट बढ़ गया। हम API के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, खिलौनों के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, सब में हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ गई और उसका असर डिइंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में हमें देखने को मिला। बेरोजगारी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग घटी और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग देश से बदलता हुआ एक, जिसको हम कहें कि असेंबली वाला देश बन गया। अच्छा। बाहर से साजो सामान आता था, हम यहाँ असेंबल करते थे, हो जाता। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उनको ध्यान में आया कि सबसे बड़ा जो हमारे देश में कठिनाई है वो मैन्युफैक्चरिंग की कमी की है, इसलिए उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। लेकिन उसमें गलती ये रह गई कि मेक इन इंडिया की बात करते हुए लेकिन हम टैरिफ्स को नहीं बढ़ा पाए। शायद इस बात की चिंता होगी कि लोग कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में टैरिफ घटाए जाते हैं, अब बढ़ा क्यों रहे? लेकिन इसमें हम खास प्रगति नहीं कर पाए क्योंकि टैरिफ्स कम थे, विदेशों से सामान आना जारी रहा। 2017 में स्वदेशी जागरण मंच ने एक बड़ा आंदोलन किया चीन के खिलाफ, चीन का बहिष्कार करने के लिए, चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए। आपको याद होगा उस समय बच्चा बच्चा ये कहता था कि हमें चीन का सामान नहीं खरीदना, और वो बात आज तक चल रही है। तो 2018 में सरकार ने चीन से आने वाले स्मार्टफोन्स पर रोक लगाने के लिए टैरिफ्स बढ़ाए। 10% जो टैरिफ था स्मार्टफोन्स पर, उसको 20% कर दिया गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर भी टैरिफ्स को बढ़ाया गया और तमाम प्रकार के दूसरे उपाय भी अपनाए गए, जिससे देश में मोबाइल फ़ोन्स का उत्पादन बढ़ गया और हम नेट इंपोर्टर से बड़े एक्सपोर्टर बन गए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, खासतौर पर मोबाइल फ़ोन्स के। इसके साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर भी टैरिफ्स बढ़ाए, 10 से 20% किया। वाइट गुड्स, जिसको हम लग्जरी गुड्स कहते हैं, उस पर भी टैरिफ बढ़ाया। टेक्सटाइल्स पर भी टैरिफ बढ़ाया। उसका असर ये हुआ कि अपने देश में काफ़ी हद तक नए उद्योग लगने शुरू हो गए। बात 2018 की है और पहली बार देश के किसी नेता ने ये कहा था कि हम देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। इससे पहले
1991 के बाद किसी देश के नेतृत्व की ये हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि हम अपने देश के उद्योगों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यानी प्रोटेक्शन वाज कंसिडर्ड टू बी ए डर्टी वर्ड। तो आज उसके बाद 2020 में हमें और ज़्यादा समझ आई, जब कोविड के दौरान समझ में आया कि हमारे पास फेस मास्क नहीं है, हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, कई प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, दवाइयाँ बनाना मुश्किल हो गया क्योंकि एपीआई इतने महंगे हो गए। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की बात आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जारी की गई, शुरू की गई। लेकिन इस सारे पीरियड के दौरान जब हम औद्योगिकरण की बात सोच रहे थे, गरीब लोगों का के प्रति जो ध्यान था वो कम नहीं हुआ और ज़्यादा बेहतर हुआ। हमने 4 करोड़ घर बनाए पिछले 10-11 सालों में। 4 करोड़ टोटल बने, 3 करोड़ रूरल एरियाज़ में, 1 करोड़ अर्बन एरियाज़ में। हर घर में बिजली पहुंची, हर घर में पानी नल से पहुंचा, सब जगह शौचालय बन गए, सभी महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिला, एजुकेशन और हेल्थ में खासी प्रगति हुई। इस बीच में आयुष्मान भारत स्कीम आई, जिसके कारण एक तरफ भारत न केवल दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आर्थिक शक्ति वाला देश बन गया, उसके साथ ही साथ भारत आज, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत आज 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है वर्ल्ड का। यानी कई लोग समझाने वाले ये कहते हैं कि देश में असमानताएं बढ़ रही हैं, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये बात सही है कि आय की असमानताएं बढ़ी हैं, संपत्ति की असमानताएं भी बढ़ी हैं, लेकिन कंजम्पशन की असमानताएं कम हुई हैं। अब गरीब लोग ज़्यादा बेहतर कंजम्पशन कर रहे हैं, बेहतर जीवन जी रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, एलपीजी कनेक्शन के साथ रह रहे हैं, बिजली और पानी के साथ सबको शौचालय मिला है। ये जो दो तरफा विकास है, इसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी डेवलपमेंट भी है और वो इंक्लूसिव भी है। उसके कारण आज जब लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है तो उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। अगर उनका सेहत बेहतर होती है तो भी वो देश में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीडीपी की तरफ। तो इसलिए जो हम फ्रिजाइल 5 हो गए थे, अब हम मजबूत 4 की श्रेणी में आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि भविष्य में हम अगर स्वदेशी के रास्ते पर और आगे बढ़ेंगे, दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करेंगे और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग हमें कोई न कर सके, चाहे वो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में है, चाहे वो रेयर अर्थ के संदर्भ में है या सेमीकंडक्टर्स के संदर्भ में है या किसी भी अन्य बात के, तो हम जल्दी ही और हम टॉप 3 में भी आएंगे और टॉप 1 भी बनेंगे। तो सर एक और जिज्ञासा मेरी, स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उससे रिलेटेड बढ़ रही है काफ़ी, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल युवाओं का बहुत ज़्यादा रुझान एफएनओ की तरफ बढ़ गया। उनको लगता है ये क्विक मनी है, वो जितनी भी पॉकेट मनी उनको पेरेंट्स से मिलती है, वो जॉब करके कमाते हैं, वो सारा का सारा एफएनओ में लगा देते हैं। और एक सेबी की रिपोर्ट भी आई कि जिसमें कह रहे हैं कि 90% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स उसमें लॉस कर चुके हैं। और पिछले साल और आज भी चर्चा में एक कंपनी है जेन स्ट्रीट, जिसने एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया है मार्केट में। तो मतलब सर ये क्या अंदर चल रहा है एफएनओ में और क्या आप मैसेज देश के युवाओं को देना चाहेंगे इसमें? देखिए, अपने देश का जो शेयर बाजार है उसके प्रति युवाओं की जो अट्रैक्शन है वो लगातार बढ़ रही है और उसका लाभ देश को मिल रहा है। हम जानते हैं कि पिछले 4.5 साल में केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 8 करोड़ नए अकाउंट, यूनिक अकाउंट खुले और मात्र 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स के हमारे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की जगह अभी 2025 तक आते आते मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इससे छोटे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको लाभ हुआ है। लेकिन इन
स्टॉक मार्केट का एक दूसरा पहलू है कैश ट्रेड के अलावा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर जब किसी को लगता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, ऑप्शंस जब उनको लगता है कि कीमतें कम होने वाली हैं, तो अपना पैसा लगाते हैं। इसमें कम पैसे में उनको लगता है कि ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो जब कम पैसे में ज़्यादा लाभ की अपेक्षा होती है तो उसको हम जुआ ही कहते हैं। तो ऐसे जुए में यदि फेयर गेम हो तो शायद जुए में कम नुकसान होगा या लाभ भी हो सकता है। लेकिन जब गेम अनफेयर हो जाए, जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ताकत के आधार पर वहाँ घुसती हैं, तभी हाल ही में जेन स्ट्रीट का मामला लोगों के सामने आया और हमने देखा कि सेबी की भी रिपोर्ट आई कि मात्र एक साल के अंदर 2024-25 में 1.1 लाख करोड़ डूबा छोटे इन्वेस्टर्स का। सेबी ने यह भी कहा कि मोर देन 90% ऑफ दोज हु पुट देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस दे लूज। द क्वेश्चन इज हु गेन्स। तो किसी का लॉस, किसी का तो गेन होगा। तो ऐसे में हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जेन स्ट्रीट ने लगभग 4500 करोड़ रुपया कमाया और लगभग 4580 करोड़ रुपया गैर कानूनी तरीके से कमाया। सेबी की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर उन पर एक जुर्माना लगाया गया जो उन्होंने भर दिया। थोड़े दिनों के लिए उनके व्यवसाय को रोका गया। जब उनका जुर्माना भर दिया तो उनको व्यवसाय करने की पुनः अनुमति दी। अब प्रश्न ये है कि क्या हम अपने इन छोटे, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का उद्देश्य तो ये था कि इसके माध्यम से लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट स्ट्रेंथन होगी, लोगों के पास और ज़्यादा इसमें निवेश करने के ऑप्शंस आएंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। लोगों की जो आसक्ति है स्टॉक एक्सचेंज के प्रति संभवतः कम ही होगी कि लोग कम निवेश करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से युवाओं को ये बताना भी चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। आप, क्योंकि देश आगे बढ़ने वाला है, देश की तरक्की के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे इंडेक्सेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि हम छोटी मछलियां हैं, छोटे छोटे जो निवेशक हैं, और वो शार्क है। वो एक बड़ा जाल बिछा करके एक इसको जो डीप सी फिशिंग करते हैं ना, उस प्रकार से बड़ा जाल बिछा करके वो काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो जब भी उनको पैसा लगा करके उसमें छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑटोमेटेड उनके मेथड्स हैं, उससे वो तेज़ी से काम करते हैं जो छोटे निवेशक नहीं कर पाते हैं। उनके जो सिस्टम्स हैं उनके पास, उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा खींच करके ले जाते हैं। इसलिए इसमें सरकार का, सेबी का और जो भी रेगुलेटर्स हैं उनका एक दायित्व बनता है कि छोटे निवेशकों को इससे बचाया जाए। तो मेरा एक सुझाव है इसमें कि अभी तक जो एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी में समय कम मिल पाता है छोटे निवेशक को एडजस्ट करने का। इसलिए यदि इसको एक्सपायरी को मंथली कर दिया जाए तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि छोटे निवेशक को उसका नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि ये भी सोचा जा सकता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। और एक जो मार्केट के लोग हैं वो ये भी सुझाव दे रहे हैं कि जो इक्विटी लैंडिंग और बाइंग है
उसको यदि स्मूथन करेंगे तो ऐसे में जो जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां ज़्यादा फ़ायदा कमाने के में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन अंततगत्वा हमें युवाओं को समझाना है कि इस जल्दीबाजी के लाभ के क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में न पड़े और लॉन्ग रन में देश का जिन्होंने लॉन्ग रन में निवेश किया है आज तक किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। अगर हम क्विक मनी के लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं तो उसका देश को भी नुकसान होता है और आपको भी नुकसान होता है। जी।